पाकिस्तान एक एटम बम फोड़ेगा तो हिंदुस्तान 20 एटम बम मारेगा। ये हम नहीं कह रहे, ये बयान है पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सैनिक तानाशाह रह चुके जनरल परवेज मुशर्रफ का। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के बढ़ते खतरे को देखते हुए जनरल मुशर्रफ के बयान पर बवाल मच गया है। पहले आप पूरी रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान एक एटम बम फोड़ेगा। हिंदुस्तान 20 एटम बम मारेगा। पाकिस्तान ने परमाणु हमला किया। तो भारत उसे मटिया मेट कर देगा। जंग से पहले डरा नापाक जनरल। अपने जनरल की सुनो पाकिस्तान। पुलवामा आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तान से होने वाले पलटवार की आशंका से एक तरफ जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान शांति और अमन की दुहाई दे रहे हैं, भारत से एक मौका देने की भीख मांग रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके पूर्व जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तानी हुकूमत को चेताते हुए कहा है कि गलती से भी भारत पर एटम बम मत फेंकना, वरना भारत के जवाबी परमाणु हमले से पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो जाएगा। परवेज मुशर्रफ ने यूएई में मीडिया से बातचीत में कहा, पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंध खराब स्तर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर युद्ध होने पर पाकिस्तान भारत पर एक परमाणु बम से हमला बोलेगा तो भारत 20 एटम बम गिराकर हमें नेस्तनाबूद कर देगा। मुशर्रफ का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि अगर दोनों देशों में युद्ध हुआ तो परमाणु बम का इस्तेमाल भी हो सकता है। ये बेसिकली वो अपनी झैप को मिटाने के लिए उन्होंने दूसरा वाक्य जोड़ा 50 परमाणु बम का। असलतः है पाकिस्तान एक बिल्कुल डरा हुआ है और उन्होंने अपने मुल्क की, पाकिस्तान वासियों की मन की बात कही कि अगर गलती से हमने एक भी बम चला दिया तो हिंदुस्तान हमको खत्म कर देगा। ऐसे नाजुक वक्त में मुशर्रफ का ये बयान काफी मायने रखता है, क्योंकि वो पाकिस्तानी सेना के जनरल भी रह चुके हैं और पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी। बड़बोले मुशर्रफ ने अपने बयान में आगे क्या कहा वो भी जान लीजिए। जनरल ने इंटरव्यू में कहा, अगर पाकिस्तान खुद को सुरक्षित करना चाहता है तो बेहतर रहेगा कि पाकिस्तान पहले ही भारत पर 50 एटम बम गिराकर उसे खत्म कर दे, ताकि भारत हम पर 20 एटम बम न गिरा सके। लेकिन क्या आप पहले 50 बमों के साथ हमला करने के लिए तैयार हैं? इसे कहते हैं शेख चिल्ली प्लान। मुशर्रफ साहब, एक तरफ तो आपके वजीर आजम हिंदुस्तान से जंग टालने के लिए भारत के पीएम मोदी से मनुहार कर रहे हैं और दूसरी ओर आप हैं कि पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी की ओर बढ़ने का सुझाव दे रहे हैं। इंडिया भी जो है बहुत पावरफुल है और ऐसी मिस्टेक पाकिस्तान तो क्या ही, कोई भी जो है देश इस पूरे वर्ल्ड में ये जो है अभी जो है ये कार्रवाई नहीं कर सकती है। लेकिन पावर, इन्फ्लुएंस जो कि जरूरी रहता है, वो स्ट्रेंथ तभी मेंटेन रहती है जबकि इस्तेमाल नहीं किया जाए। असल सवाल यह है कि पाकिस्तान के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ का यह बयान क्या मायने रखता है, क्योंकि मियां मुशर्रफ को तो पहले ही पाकिस्तान से तड़ीपार किया जा चुका है। बेचारे मुशर्रफ फिलहाल यूएई में निर्वासित जिंदगी जी रहे हैं,
लेकिन जनाब का हौसला देखिए कि देश निकाला होने के बावजूद वो हिंदुस्तान के खिलाफ जहरीले तीर छोड़ रहे हैं। शायद इसलिए कि इसी बहाने उन्हें पाकिस्तान की सियासत में थोड़ी अहमियत मिल जाए और शायद ऐसी ही लफाजियों की बदौलत उन्हें फिर से पाकिस्तान लौटने का बहाना मिल जाए। कुछ दिन पहले ही मुशर्रफ ने भारत को धमकी देते हुए कहा था, पाकिस्तान को कमजोर समझने की गलती न करे भारत। पाकिस्तान भूटान नहीं है जो भारत किसी भी तरह का एक्शन लेकर वापस निकल जाएगा। अगर पाकिस्तान पर हमला किया गया तो ये नरेंद्र मोदी के जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। अगर पीएम नरेंद्र मोदी के दिल में आग है तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरे दिल में उनसे भी ज्यादा आग है। मुशर्रफ साहब, आपके दिल की आग तो दुनिया देख चुकी है। 1999 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच दोस्ती का रास्ता निकल रहा था, तब वो आप ही थे ना जिसने धोखे से कारगिल पर कब्जा करने की जरूरत की थी, और फिर उसका अंजाम क्या हुआ था ये भी आपको याद ही होगा। हिंदुस्तान की सेना ने कारगिल की पहाड़ियों पर कैसे पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाए थे, ये याद है या भूल गए? परमाणु बम तो तब भी था ना आपके पास, इस्तेमाल करके देख लेते। ऐसा बयान देने के लायक नहीं रहते। कि परमाणु बम के इस्तेमाल की आशंका बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि परमाणु बम से क्या नतीजा हासिल होगा। और अगर परमाणु बम चलने होते तो कारगिल की लड़ाई में चल जाते, तब भी परमाणु बम थे दोनों मुल्कों के पास में और इतनी बड़ी लड़ाई हुई। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि लड़ाई अगर होगी तो किसी निर्धारित किसी चीज पर, किसी पॉइंट पर होगी, और ना कि ये तैश में आके और ताबड़तोड़ हो जाएगी। बता दें कि परवेज मुशर्रफ 1998 में पाकिस्तानी सेना के जनरल बने थे। 1999 में मुशर्रफ ने ही कारगिल वॉर की साजिश रची थी। युद्ध में हार के बाद मुशर्रफ ने नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। उसके बाद मुशर्रफ पाकिस्तान के तानाशाह शासक और राष्ट्रपति बन गए। 2002 में मुशर्रफ ने चुनाव में धांधली कर राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता, लेकिन 2008 में कानूनी कार्रवाई के डर से इस्तीफा देकर लंदन भाग गए। उसके बाद 2013 में पाकिस्तान चुनाव के दौरान मुशर्रफ लौटे जरूर, पर बेनजीर भुट्टो और बुगटी हत्याकांड में आरोपी ठहराए जाने और पाकिस्तान में जबरदस्ती इमरजेंसी थोपने के मामले में सजा के डर से देश छोड़कर ऐसा भागे कि फिर नहीं लौटे। पाकिस्तान का यही भगोड़ा जनरल अब भारत को एटम बम की धमकी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और हम बात करेंगे, हमारे साथ मेजर जनरल जीसी द्विवेदी जी हैं। जीजी द्विवेदी जी, ये जो आपने बात सुनी अभी, मुझे तो लगता है इसको देखकर सिर्फ समझ में आ रहा है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। खुद इनका देश इनको अपनाना नहीं चाह रहा, लेकिन बाहर बैठे बैठे जबरदस्ती का राष्ट्रवाद ये अपना उड़ेल रहे हैं। अभी और भी बहुत कुछ है इनके बारे में बताने को और पाकिस्तान के बारे में बताने को। फिर मैं आपका रिएक्शन पूरा लेना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि परवेज मुशर्रफ जिस तरह की बात कर रहे हैं, क्या वो हास्यास्पद नहीं है? क्योंकि भारत विरोध की सोच से पैदा हुआ पाकिस्तान अक्सर ऐसी धमकियां देता रहा है। हिंदुस्तान से 4 बार जंग हार चुका पाकिस्तान एटम बम दागने की धमकी देकर अपने डर पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। दरअसल पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद ही हिंदुस्तान के खिलाफ डाली गई, जिसे उसने चोरी छिपे चीन जैसे देशों की मदद से आगे बढ़ाया। 18 मई 1974, पोखरण, राजस्थान। 45 साल पहले की ये तारीख न तो हिंदुस्तान भूल सकता है और न ही पाकिस्तान। यही वो तारीख थी जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। भारत के लिए ये कामयाबी इसलिए भी अहम थी क्योंकि तब अमेरिका समेत ज्यादातर पश्चिमी देश भारत के न्यूक्लियर टेस्ट के खिलाफ थे। बावजूद इसके तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अनुमति से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के 75 वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने करीब 7 साल की कड़ी मेहनत की बदौलत देश के लिए पहले परमाणु परीक्षण को पूरी गोपनीयता के साथ सफल अंजाम तक पहुंचाया। हिंदुस्तान के लिए वो परमाणु परीक्षण ऐतिहासिक था, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये जले पर नमक छिड़कने जैसा था, क्योंकि 3 साल पहले ही 71 की जंग में उसे भारत से करारी हार झेलनी पड़ी थी और उसके बाद भारत के न्यूक्लियर पावर बनने से उसकी सामरिक औकात और भी छोटी हो गई। लिहाजा उसके बाद उसने चीन की मदद से
गुपचुप परमाणु बम बनाना शुरू कर दिया। 90 का दशक आते आते पाकिस्तान गोपनीय तरीके से एटम बम बना चुका था और बहुत जल्द इसकी हकीकत भी सामने आ गई। 11 मई 1998, पोखरण, राजस्थान। पहले परमाणु परीक्षण के करीब 24 साल बाद भारत ने पोखरण में एक के बाद एक 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए। पोखरण 2 ने भारत की परमाणु शक्ति को दुनिया के 5 सुपर पावर देशों के मुकाबिल खड़ा कर दिया। इस बार देश की कमान अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों में थी कि हमारी कैपेबिलिटी पाकिस्तान से कम 3 या 4 गुना ज्यादा है, बोथ इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ कि क्या वॉरलोड मतलब हमारे पास है और क्या हमारी टनेज कितना हम और कितना डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वो 3 से 4 गुना ज्यादा करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। और सिर्फ डिस्ट्रक्शन क्वांटिटी में नहीं होगा बट टाइम में हमारा बहुत जल्दी हम लोग ट्रायड की कैपेबिलिटी जो रखते हैं। ये परीक्षण इसलिए भी जरूरी था क्योंकि खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान के पास परमाणु बम होने की पुख्ता खबर मिल चुकी थी, जो बिल्कुल सच साबित हुई। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने परमाणु बम का परीक्षण किया। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के चगाई जिले में न्यूक्लियर टेस्ट किया। भारत के परीक्षण के 17 दिन बाद ही पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कर लिया। सवाल है कि परमाणु बम कोई बच्चों का खिलौना तो है नहीं जिसे रातों रात बना लिया जाए, तो फिर पाकिस्तान ने सिर्फ 2 हफ्तों में ही कैसे कर लिया न्यूक्लियर टेस्ट? दरअसल पाकिस्तान के पास परमाणु बम पहले से मौजूद था जो उसे चीन से मिला था। उसका परीक्षण तो सिर्फ दुनिया के लिए एक दिखावा था। कैसे, वो समझिए। यह अब्दुल कादिर खान है। इसे पाकिस्तान के परमाणु बम का जनक कहा जाता है। ये वही कादिर खान है जिस पर ईरान को परमाणु बम की तकनीक चोरी छिपे बेचने का भी आरोप है। ये वही कादिर खान है जिसने धमकी दी थी कि पाकिस्तान के परमाणु बम 5 मिनट में दिल्ली को तबाह कर सकते हैं। इसी कादिर खान ने बयान दिया था। पाकिस्तान 1984 में ही परमाणु परीक्षण करने की क्षमता हासिल कर चुका था। वो तभी परमाणु परीक्षण करना चाहता था, पर पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउल हक इसके विरोध में थे, जिसके चलते पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाया। साफ है, आमने सामने की जंग में बार बार भारत से पिटकर शर्मसार होने वाले पाकिस्तान के पास एक ही उपाय था कि वो किसी तरह परमाणु बम हासिल कर ले, ताकि जंग की सूरत में भारत को एटम बम फोड़ने की गीदड़ भभकी दे सके। हालांकि भारत ये साफ कर चुका है कि उसका परमाणु कार्यक्रम किसी पर हमले के लिए नहीं, बल्कि अपने बचाव और अमन की खातिर है। इतना ही नहीं, भारत की ओर से एटम बम का नो फर्स्ट यूज यानी पहले इस्तेमाल न करने का ऐलान भी किया जा चुका है। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कोई आश्वासन या भरोसा नहीं दिया है। मतलब वो एटम बम का विकल्प खुला रखना चाहता है। हिंदुस्तान के पास 150 से 200 के करीब एटम बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है। और हम देखिए, बॉम्ब होना कोई बड़ी चीज नहीं है। एक न्यूक्लियर बॉम्ब है उनके पास भी, लेकिन वो इतने विकसित नहीं है। उनका कमांड स्ट्रक्चर, कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर इतना विकसित नहीं है कि वो हिंदुस्तान का किसी भी हालत में मुकाबला कर सके। पाकिस्तान को अच्छे से मालूम है कि एटम बम के इस्तेमाल का मतलब है तबाही और सर्वनाश को न्योता देना। पर यह भी सच है कि ट्रेडिशनल वॉर में वो भारत की ताकत के सामने कहीं नहीं टिकता। ऐसे में जंग की हार से बचने के लिए वो कोई भी रास्ता अपना सकता है, चाहे वो रास्ता विनाश का ही क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो कुछ सवाल हैं जो मुशर्रफ के बयान के बाद उठ रहे हैं। मुशर्रफ ने क्यों कहा पाकिस्तान 1 मारेगा वो 20 मारेंगे? मुशर्रफ ने क्यों कहा एटमी युद्ध हुआ तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा? क्या परवेज मुशर्रफ का डर सुनेगा पाकिस्तान? क्या मुशर्रफ ने पाकिस्तान की कमजोरी बता दी? तो मेजर जनरल जीजी द्विवेदी जी, ये मैंने इतने सारे जो सवाल खड़े किए हैं, क्या लग रहा है आपको उसका जवाब क्या हो सकता है? देखो, इससे पहले कि मैं आपके सवाल पर आऊं, हमें थोड़े हिस्ट्री के, इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। जब से पाकिस्तान बना है उसकी जो सोच है वो 2 शब्दों में हम उसका वर्णन कर सकते हैं, डिल्यूजन
और डिनाइल। डिल्यूजन मतलब उसमें एक गलतफहमी या भ्रम है, और डिनाइल है कि वो कभी भी किसी चीज़ का कबूल नहीं करता, वो सदा इनकार करता है। उसका ये 47 से भ्रम था कि हम हिंदुस्तान को हरा सकते हैं, कश्मीर ले सकते हैं, और डिनाइल मतलब उसने कभी आज तक हार नहीं मानी। वो 4 बार हारा, जिसमें 2 बार मैं भी लड़ा हूँ। 71 की लड़ाई में मैं सेकंड लेफ्टिनेंट बांग्लादेश में लड़ा हूँ, और सियाचिन में बटालियन कमांडर था। तो 2 बार तो हमने भी इनको कहते हैं ना इसको दांत खट्टे किए। जब 71 के बाद हारा तो इसने देखा कि यार हम तो हिंदुस्तान को सीधा नहीं हरा सकते, तो तब ये प्रॉक्सी वॉर का शुरू हुआ। पंजाब में ट्राई किया, वहाँ फेल हो गए, तो फिर ये कश्मीर में आ गए। और वो ये जो चल रहा है ना, हम जिसको आतंकवाद बोलते हैं, ये प्रॉक्सी वॉर है। ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है पिछले 30 साल से। सही बात। तो वो जो उनकी स्ट्रेटेजी थी, हमारी स्ट्रेटेजी ठीक नहीं रही। मैं कश्मीर में भी ब्रिगेड कमांडर था बारामूला में। हमारी स्ट्रेटजी यही रही है कि वहां से आतंकवादी आ रहे हैं, हम उनको यहाँ मार रहे हैं, पर जहां से वो पैदा हो रहे हैं हम वहां उनको हमला ही नहीं कर रहे। तो ये पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। दूसरी बात जो है, ये मुशर्रफ साहब जो अभी देश निकाला हो रखा है, भगौड़े हैं। तो सन मैं 71 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, तो इनका बयान आया था कि मैं रोया था उस दिन, कि मैं बहुत मतलब इतना इनको रोना पड़ा, इतना इनको हौसला टूटा। तो इनको कोई पूछने वाला हो कि जब 3 लाख बांग्लादेश औरतों का रेप हुआ और 30 लाख बांग्लादेशी मारे, तो इनकी आंख में एक आंसू नहीं आया। तो ये इस जमीर के इंसान हैं। और सियाचिन में भी ये ब्रिगेड कमांडर थे, और इन्होंने हमला किया हमारे पास बिला फोंडला पर। इनकी 300 सैनिक मरे, कमांडोस, और इनका वहां भी इन्होंने बड़ी उल्टी खाई। तो इनको अभी बात करने का कोई हक नहीं है। क्या इनको गंभीरता से भी लेना चाहिए? नहीं, ये अपना भी स्थिति में ये अपना मेंटल संतुलन ये खो चुके हैं। इनकी बातों पर ये तो मनोरंजन का एक साधन बन गया है। इन पर खूब आदमी हंस सकता है कि इनको पूछने वाला हो। शेख चिल्ली प्लान बता रहे हैं ये मुंगेरी लाल जैसे ना, कि अभी भी इनको लगता है कि शायद मैं पाकिस्तान में सुन भी कौन रहा है। हम तो खैर वैसे ही गंभीरता से नहीं ले रहे इनको, पर इनका तो खुद का देश गंभीरता से लेता है। इसमें आपको ये देना चाहिए कि सब हारने के बाद अभी पाकिस्तान के बाद 2 चीजें रह गई है, एक आतंकवादी और एक ये न्यूक्लियर हथियार। ये न्यूक्लियर हथियार इन्होंने सजा के रखे हुए हैं। और मैं चाइना में डिफेंस अटैची था और कोरिया में, तो मुझे पता है कि चाइना से कैसे इन्होंने एटॉमिक सीक्रेट लिए और कोरिया से, नॉर्थ कोरिया से कैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी ली, वो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं सन 2000 तक मैं वहाँ डिफेंस अटैची था। अभी एटॉमिक न्यूक्लियर की बात करते हैं। ये देखो सन 45 के बाद 6 और 9 अगस्त 1945, उसके बाद 2 बॉम्ब जो जापान पर फेंके थे अमेरिका ने, किसी ने न्यूक्लियर का इस्तेमाल नहीं किया। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा जो है कि इनकी जो न्यूक्लियर जो आर्सेनल है वो बहुत छोटा सा है, और वहां तक नौबत पहुंचती नहीं है, क्योंकि आजकल की जो लड़ाई है उसको हम बोलते हैं लिमिटेड वॉर या कैलिब्रेटेड। तो यानी कि वो एक छोटे छोटे एक्शन होते हैं जिसकी बड़ी पॉलिटिकल रेमिफिकेशन होती हैं, तो उस तह तक बात पहुंचती नहीं है। और दूसरी ये इनको पता ये भी है कि जो हमारे पास जो ताकत है, एक तो कन्वेंशनल में तो हम इनसे 4 गुना 5 गुना आगे। नहीं, भले ही अजीब सी बात इन्होंने कही है, शेख चिल्ली प्लान हम इसको जरूर कह रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने अपने बयान की शुरुआत में कहा वो एक तरह से उनकी एक्सेप्टेंस थी कि भाई हम अगर एक न्यूक भी फेंकेंगे तो भारत इतना सक्षम है कि वो 20 एटम बम हमारे ऊपर फेंक सकता है। तो एक तरह का एक्सेप्टेंस है। न्यूक्लियर की भी एक स्ट्रेटेजी होती है। हमारी स्ट्रेटेजी है मैसिव रिटेलिएशन। अगर वहां से एक आएगा तो हम 50 मारेंगे। बिल्कुल, ये हमारी स्ट्रेटेजी जानते भी हैं, क्योंकि एटम बम हमले का अंजाम दुनिया देख चुकी है, पर पाकिस्तान ये सबक सीखने को ही तैयार नहीं। वो अंधाधुंध तरीके से एटम बम बनाने में जुटा है, पर भारत के न्यूक्लियर पावर के सामने उसका कद बहुत बौना है। अगर भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध हुआ तो अंजाम क्या हो सकता है, देखिए। यह हिंदुस्तान की अग्नि मिसाइल है जो एक बार फायर होते ही चंद सेकंड में पाकिस्तान की मिट्टी पलीत कर सकती है। यह हिंदुस्तान का सुखोई फाइटर प्लेन है जो एक बार उड़ान भरेगा तो पूरे पाकिस्तान को खाक करके ही वापस लौटेगा।
और ये है समंदर का सिकंदर यानी अरिहंत पनडुब्बी, जो एक बार पानी में गोता लगाएगी तो पाकिस्तान का वजूद गर्दिश में पड़ जाएगा। हिंदुस्तान की तरकश में दुश्मन को एटम बम से नेस्तनाबूद करने वाले और भी कई हथियार हैं, पर यह जानना जरूरी है कि एटम बम को लेकर पाकिस्तान के बढ़ते पागलपन की वजह क्या है। दरअसल एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान चीन की मदद से करीब 150 परमाणु बम बना चुका है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जून 2018 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के पास करीब 140 से 150 परमाणु बम मौजूद हैं। दावा है कि पाकिस्तान अभी भी 60 से 80 परमाणु बम बनाने में जुटा है और 2020 तक पाकिस्तान के पास 220 से 250 तक परमाणु बम हो जाएंगे। अब भारत की परमाणु हैसियत को भी समझ लीजिए। स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 130 से 140 परमाणु बम मौजूद हैं। पाकिस्तान के मुकाबले ये संख्या थोड़ी कम है, पर तबाही फैलाने की इनकी क्षमता काफी ज्यादा है। इतना ही नहीं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से मिली खास सहूलियतों के बाद जिस रफ्तार से भारत का परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, उससे पाकिस्तान ही नहीं चीन की भी नींद हराम है। हाल ही में पाकिस्तान ने हॉवर्ड कैनेडी स्कूल और बेल्फर पेपर का हवाला देते हुए कहा था कि भारत ने 2600 न्यूक्लियर वेपन्स बनाने जितनी परमाणु सामग्री जुटा ली है। जाहिर है बर्बादी का एटम बम उधर भी है और इधर भी। पाकिस्तान के पास परमाणु अटैक करने के लिए F-16 और मिराज जैसे लड़ाकू विमान हैं, गौरी, शाहीन और गजनबी जैसी मिसाइलें हैं, तो भारत के पास सुखोई, जगुआर और मिराज जैसे फाइटर जेट हैं और अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी न्यूक्लियर मिसाइलों के साथ साथ अरिहंत जैसी परमाणु पनडुब्बी भी है, जो पाकिस्तान के पास नहीं। ऐसे में पाकिस्तान की कोई भी गलती उसके पूरे वजूद को खतरे में डाल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बिल्कुल, और इस बात को पाकिस्तान बखूबी समझता भी है और इसीलिए समझ में आ रहा है, देखने को भी मिल रहा है कि किस तरह से डरा हुआ है इस वक्त पाकिस्तान। मेजर जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।